ये जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, क्यों चल रहा है? ईरान का वो बताओ, ज्योग्राफी पूरी समझाओ। चारों तरफ कौन से पहाड़ हैं ईरान के? जब बंगाल पे 1765 में कब्जा हुआ तो बाकी लोगों ने मजा ही तो लिया। अब एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है कि क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन। भाई अंधकार है चारों तरफ, लोग परेशान है, तुमने उसमें लैम्प जला दिया तो तुम हीरो बने कि नहीं बने? लेकिन कुछ चीजें जब आप करते हो ना तो कुछ दिन बाद वो नासूर बन जाता। ये जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, क्यों चल रहा है? सोचो कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, ये महायुद्ध में बदल सकता है, स्थितियां खराब होती जा रही है, तुमको पता ही नहीं। तो तुम्हारे सामने की घटना, ऐसा थोड़ी हिस्ट्री की घटना है, तुम्हारे सामने की घटना है और तुम जानते ही नहीं। ईरान का वो बताओ, ज्योग्राफी पूरी समझाओ। चारों तरफ कौन से पहाड़ हैं ईरान के? जैसे हिमालयों को भारत का प्रहरी कहा जाता है कि हमारी तरफ दुश्मन बढ़ता है तो सबसे पहले हिमालय हमारी रक्षा करता है। ऐसे ईरान के चारों तरफ पहाड़ है। 8 साल इराक ने वॉर किया था ईरान से, उन पहाड़ों को क्रॉस ही नहीं कर पाया था। 1980 से 1988 8 साल ईरान ने कोशिश की, इराक ने, कि ईरान पे कब्जा कर ले, नहीं कर पाया। जब बंगाल पे 1765 में कब्जा हुआ तो बाकी लोगों ने मजा ही तो लिया कि अच्छा हुआ। फिर मैसूर पे भी हो गया, फिर मराठा पे हुआ, फिर सिंध, फिर पंजाब, फिर अवध। ये जो बदमाश है तो बदमाश है ना, तो आज उसको मार रहा है, तुम मजा ले रहे हो, कल तुमको भी मारेगा, कहेगा तुम काहे बदतमीजी कर रहे हो। तो तुम्हें कम से कम ये सारी बातें जाननी चाहिए थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक नई कहानी शुरू की और कहानी ये थी कि ओल्ड ऑर्डर यानी मोनार्की को इन लोगों ने गिरा दिया और मोनार्की की जगह पे न्यू ऑर्डर पैदा हुआ, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ी घटना है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ओल्ड ऑर्डर वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑर्डर, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पहली बार दुनिया में लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 किसके बैकग्राउंड में हुआ? क्या मुख्य वजह थी? फाइनेंशियल बैंकरप्सी। दिस वाज द मेन रीजन, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। ऑस्ट्रिया ने अटैक कर रखा था। ऑस्ट्रिया अटैक्ड फ्रांस टू प्रोटेक्ट द ओल्ड ऑर्डर, क्योंकि अगर फ्रांस में ओल्ड ऑर्डर खत्म होगा तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ेगा, सबका घर जलेगा, कोलैटरल डैमेज होगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पे हमला किया। अब इंटरनल क्राइसिस, एक्सटर्नल क्राइसिस। इंटरनल क्राइसिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सटर्नल क्राइसिस फॉरेन इन्वेजन, प्लस फाइनेंशियल बैंकरप्सी। पैसा है ही नहीं स्टेट के पास। ये सीन बैठाओ अपने दिमाग में, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। अब एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है कि क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन। संकट जो है वो योग्य व्यक्तियों के लिए एक अवसर होता है, सबके लिए नहीं। फ्रांस खतरे में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लोग संकट में हैं, और इसी संकट से एक आदमी निकला, नेपोलियन। नेपोलियन ने 1799 से लेकर 1815 तक फ्रांस पर शासन किया, 16 साल। और इस 16 साल में उस आदमी ने क्या दिया? फ्रांस को स्टेबिलिटी दी और पीस दिया। लोगों ने उसको लाइक किया होगा। भाई अंधकार है चारों तरफ, लोग परेशान है, तुमने उसमें लैम्प जला दिया तो तुम हीरो बने कि नहीं बने? बन गए। जिस अंधकार में फ्रांस था, इसने उस अंधकार से फ्रांस को बाहर निकाला और फ्रांस को दिया स्टेबिलिटी और पीस। सिर्फ यही नहीं किया, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन का विस्तार किया पूरे यूरोप में। He expands the principles of French Revolution in entire Europe। ये सब डायग्राम अभी जब तुम घर जाके पढ़ोगे ना तो इन्हीं चीजों को पढ़ोगे कि कैसे, यहां क्वेश्चन मार्क लगा लो, यही जाके घर पे करना है कि कैसे दिया, ये सब क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहां पे, यहां क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो 2 काम किया, एक तो स्टेबिलिटी दी, स्थिरता और शांति दिया, और दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरे यूरोप में विस्तार किया। पूरी यूरोप की हालत खराब कि भगवान ये दैत्य कहां से आ गया, ये तो हम लोग को मिटा के ही मानेगा। और 15 में वाटरलू की लड़ाई हुई, हार गया। ये है बड़ा भौकाली आदमी, एक समान परिवार का लड़का है। तो 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, हारा, इसको उठा के फेंक दिए सब सेंट हेलेना आइलैंड में, ले आके बंद कर दिए। चला तो गया ये। फिर ये जो पुराना ऑर्डर था यूरोप का, यानी राजशाही, उसको बड़ा सुकून मिला कि गया, मर गया, धंस गया। लेकिन इस 16 साल में इसने यूरोप का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब इससे किसको चिंता हुई? ओल्ड ऑर्डर को, राजशाही को। तो वियना कांग्रेस हुआ, इसका परिणाम था वियना कांग्रेस, 1815 वियना कांग्रेस। अब 1789 में फ्रेंच क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें कह रहा है ये अच्छे दिन ला पाएगा। 1929 ऐसे हिटलर भी कर रहा है, ग्रेट डिप्रेशन, सारी अर्थव्यवस्थाएं बैठ गई, उसमें ये कह रहा है अच्छे दिन। यही काम मुसोलिनी ने किया 1929, ग्रेट डिप्रेशन के बैकग्राउंड में कहा अच्छे दिन। ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाया, जब पूरे नहीं कर पाया तो उसने वॉर करने, लड़ाई करने लगा। उसको दिमाग भटकाना है ना लोगों का, झगड़ा वगड़ा करने लगा, फिर सारे यूरोप को मारने लगा। ऐसे ही किसी को मार दो उठा के, और मारे और पैसा ले, मारे तो दिक्कत नहीं है,
पैसा भी ले उल्टा। मान लो तुम ऑस्ट्रिया, तुम पे हमला किया तो जितना वॉर का खर्चा है वो तुम दोगे। इसकी जनता को मजा आने लगा कि अब ये तो बहुत सही खेल है, और करो। अब तुम इमेजिन करो कि जो देश वित्तीय संकट से गुजर रहा हो, वहां युद्ध अगर एम्प्लॉयमेंट बन जाए तो लोगों को मजा नहीं आएगा। एक हर 6 महीना सेना लेके निकलता था पूरे यूरोप, लेकिन कुछ चीजें जब आप करते हो ना तो कुछ दिन बाद वो नासूर बन जाता। अब इसने पूरे यूरोप को लूटा तो सारा यूरोप इससे परेशान हो गया सब। उसी में इसने गलती कर दी, रशिया पे हमला कर दिया, रूस पे। और जब रशिया पे इसने हमला किया तो रशियंस पीछे भागने लगे साइबेरियन डेजर्ट की तरफ। जब तुम किसी को मारते हो वो भागता है तो तुम्हें मजा आता है कि दौड़ा दौड़ा के मारा। तो जब ये रशिया में एंटर किया तो रशियन आर्मी पीछे भागने लगी, इसको दौड़ाने में मजा आने लगा। और रशियन आर्मी जाके पहुंची साइबेरिया, वहां टेम्परेचर था -40। इसकी 2/3 सेना जो जैसे खड़ा था, यही गलती बाद में हिटलर ने की सेकंड वर्ल्ड वॉर में, साइबेरिया में घुस गया, 2/3 सेना खत्म। तो जब ये रूस से निकल रहा था तब यूरोप ने गठबंधन बना लिया, या मिल के मारेंगे। खैर, वियना कांग्रेस किसने ऑर्गेनाइज किया? ओल्ड ऑर्डर ने। किस लिए? कि नेपोलियन ने 16 साल में जो चेंजेस किए उनको खत्म किया जाए और ओल्ड ऑर्डर को स्ट्रांग बनाया जाए। 4 डिसीजन लिए गए इसमें, चारों लिख लो फिर नोट्स में पढ़ लेना। पहला डिसीजन, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी, अभी जहां भी गया नेपोलियन तो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टैब्लिश करना था। यानी किस चीज को स्टैब्लिश करना था? पार्लियामेंट को। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है? पार्लियामेंट। तो ये जहां भी गया, जिस कंट्री पे अटैक किया, इसने मोनार्की खत्म करने की कोशिश की और पार्लियामेंट। बात क्लियर हुई ना? कि जहां जहां इसने हमला किया, इसने कोशिश किया कि मोनार्की हटाओ और पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करो, और ये सब चाहते भी थे। तो वियना कांग्रेस ने क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। जिन जिन देशों में इसने मोनार्की खत्म किया था उन देशों को उनके पुराने राजवंशों को वापस कर दिया। ये पहला डिसीजन लिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? टू स्ट्रेंथन मोनार्की। और मोनार्की अगर मजबूत होगी तो उसके बदले में क्या मजबूत होगा? ओल्ड ऑर्डर मजबूत होगा। फिर सेकंड डिसीजन हुआ प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन, कि हमें अपना हर्जाना भरना है, जो जितना नुकसान इसने दिया था वो हमें पूरा करना है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ अलायंसेस, ग्रुप बनाना है। अब हमें गुट में रहना है कि अगर कोई घटना फिर घटे, फ्रांस रेवोल्यूशन और नेपोलियन जैसी, तो हम मिलकर उसका सामना कर सकें। पहला गुट बना होली अलायंस। ये अलेक्जेंडर I ने बनाया था, रूस का राजा था। तो ब्रिटेन ने पूछा ये क्या है? बोले क्रिश्चियन शक्तियों का संघ है। इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन पावर्स टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियनिटी एंड क्रिश्चियंस। एक दूसरा संगठन बना, क्वाड्रुपल अलायंस। क्वाड्रुपल अलायंस, उसमें 4 लोग थे, 4, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया। तो तीसरी डेवलपमेंट ये थी अलायंसेस। 14, सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का दमन। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद क्या कर रहा था? लोगों को एकत्रित कर रहा था। किसके खिलाफ? मोनार्की के खिलाफ। प्री मॉडर्न पीरियड में व्हाट वाज द बाइंडिंग फोर्स? रिलीजन। आधुनिक काल से पहले तुम लोगों को किस चीज पे एकत्र कर सकते थे? धर्म के नाम पे। लेकिन आधुनिक काल में सबसे बड़ी ताकत क्या है? राष्ट्र। तो राष्ट्रवाद के नाम पे लोग एकत्रित हो रहे थे। उससे किसको खतरा पैदा हो रहा था? मोनार्की को। तो सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, कि जहां भी राष्ट्रवाद की झलक दिखाई पड़े, नेशनलिज्म की, दमन कर डालो, खत्म करो। ये 4 डिसीजन लिए गए। चारों क्लियर?